हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी में पॉलिटी के क्लास 7 में चैप्टर 2 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था जिसमें शीर्षक का नाम था समानता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम लोग बारी-बारी से वीडियो में आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं में क्रमशः पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है, जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग आदि। अर्थात सरकार हमसे जो कर के रूप में धन प्राप्त करती है उससे वह हमें सार्वजनिक सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, जैसे प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था और हाईवे आदि के निर्माण में। चूंकि यह सभी सुविधाएं नागरिक खुद से अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए यह सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करों से विकासात्मक कार्यक्रम एवं सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में। अर्थात जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उस समय सरकार इन्हीं धन का उपयोग करके हमें सेवाएं मुहैया कराती। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। अर्थात करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता प्राप्त कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जल जनित बीमारियां। तो इसमें है कि जल से फैलने वाली बीमारियां क्या है, तो इसका है आंसर हैजा, हेपेटाइटिस और पेट के कीड़े। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, इसी में कुछ उदाहरण हैं एनसीईआरटी में जिसे मुझे नहीं लगा कि फैक्ट्स के रूप में लिखने। अगर आप लोग सारी बातों को अपने नोट्स में लिखेंगे तो आपके नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाएंगे, इसलिए जो बातें समझनी है उसको आप यहीं पे सुन लिया कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ लिखा है आप उसको अपने कॉपी में वीडियो के साथ सुनते समय ही लिख ले पॉज करके। ठीक है। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने एनसीईआरटी में देखा है, बस आप उसे सुन ले, उसे नोट नहीं कीजिएगा। चलिए, इसमें क्या है कि संसार भर में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। चलिए, उसके बाद है कि 1950 से 2024 तक में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। चलिए, नेक्स्ट है कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। देखिए, चिकित्सा पर्यटक क्या होते हैं, तो विदेश में रहने वाले वे लोग जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ नहीं प्राप्त हो रही है और वे हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे देश में कई अस्पतालों में इतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाती जो वहाँ नहीं मिलती है, तो उन्हें ही चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। ठीक है, तो यह भारत में चिकित्सा पर्यटक भी काफ़ी आते हैं इलाज हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है दवाइयों के निर्माण में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। इस पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे कि दवाइयों के निर्माण में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश डॉक्टर शहर में बसते हैं, जिसके कारण गांव में चिकित्सा सुविधाएं कठिनाई से पहुंचती हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाता है कि टेलीमेडिसिन के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीबी एवं मलेरिया से भारत में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21% बीमारियां गंदा पानी पीने से होती है, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस, जो अभी हम लोगों ने जल जनित बीमारियों में देखा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। तो आपको हम लोगों ने कल की वीडियो में बताया था कि एसडीजी का गोल 2 जो है वह बताता है कि 2030 तक भूखमरी को क्या करना है, समाप्त करना है ना। तो आप लोगों को उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। चलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, यह स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ठीक है, यह किसकी एक श्रृंखला है, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसके द्वारा चलाई जाती है, सरकार के द्वारा। यह स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं, कहाँ कहाँ, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अगर हम ग्राम स्तर पर जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, जिसमें एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है किस लिए, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। किसकी देखरेख में करते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में। चलिए, और ये ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्वास्थ्य केंद्र कई गाँव की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम जिला स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर होता है जिला अस्पताल, ठीक है? ग्राम स्तर पर हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग जिला स्तर पर बात करते हैं। तो यह जो जिला अस्पताल होता है, यह सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख-रेख करता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद है कि सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है? तो इनके उद्देश्य ये हैं। चलिए, इसमें क्या है उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराना, जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकें, ठीक है? उसके बाद है कि कुछ बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि मलेरिया किससे फैलता है, ठीक है? और पीलिया में शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है, ठीक है? तो यह देख रहे हैं कि कितनी संवेदनशीलता की बात है कि हम लोग 10 लाख बच्चे खो रहे हैं, किस कारण? वैसी बीमारियों के कारण जिन्हें हम लोग आसानी से रोक सकते हैं, ठीक है? चलिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है? यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है? आप लोग मुझे बताएँगे कि हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है? हडसन की खाड़ी कहाँ पे है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है? तो संविधान के अनुसार क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है, ठीक है? और उनके हितों को सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। आप लोग आर्टिकल 47 के बारे में पढ़ के आएँगे और यह देखेंगे कि क्या उसका संबंध स्वास्थ्य से है किसी भी रूप में, ठीक है? चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँगे, मैं जो भी आप लोगों को छोटे-मोटे टास्क देती हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि आप चीज़ों को कितना सीरियसली करते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल है, ठीक है? तो ये मैंने इसमें ऐड किया है, ये आपकी बुक में नहीं था बट आपके लिए अच्छा ही होगा अगर आप इसको अभी से ही पढ़ें। इसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है? तो स्वास्थ्य सेवा को बहाल करने के लिए ये सरकार की प्रमुख पहलें हैं। तो इसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुचर्चित योजना है। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है 500 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बाद अब हम लोग निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ेंगे। तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। तो सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है किस स्वास्थ्य सेवा में? तो ये होता है निजी स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, ठीक है? तो मरीजों को हर सेवा के लिए इसमें क्या होता है? बहुत धन व्यय करना पड़ता है और हम लोग यह देखे हैं अमन और रंजन की स्टोरी में, जहाँ रंजन सम्राट फैमिली से होता है, साधन संपन्न परिवार से होता है। उसमें क्या होता है कि उसे महँगे-महँगे उसकी इलाज चलती है, काफ़ी दवाइयाँ दी जाती है एक वायरल फीवर के लिए, जिसे अमन को मात्र कुछ गोलियों से ठीक कर दिया जाता है और रंजन को उसके लिए काफ़ी धन का व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो, ठीक है? तो यहाँ क्या है दिया हुआ है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो किसी भी मेडिसिन का जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होता है ये अभी हम लोग आगे शब्द संकलन में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके लिए आप परेशान ना हो। इसमें एक 2 छोटी-सी बात लिखी हुई है, एक है केरल के बारे में और एक कोस्टा रिका के बारे में, ठीक है? तो केरल में 1996 में केरल सरकार ने अपने बजट का 40% वहाँ की पंचायत को दे दिया था, जिससे पंचायत ने वहाँ आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई, जैसे पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा पर, जिससे वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिला, ठीक है? यह एक छोटी-सी स्टोरी थी वहाँ पे। अगला पॉइंट है कोस्टा रिका का तरीका, तो कोस्टा रिका में एक तरीका अपनाया जाता है, जो उसे स्वस्थ संपन्न देश बनाता है। तो पहले हम लोगों को जानना है कि कोस्टा रिका है कहाँ पे? तो यह एक मध्य अमेरिका का देश है, जो सबसे स्वस्थ देश है। यह सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ का संविधान कुछ प्रावधान लागू करती है। यह प्रावधान क्या है? तो यह प्रावधान है कि वहाँ पे सेना पर व्यय नहीं किया जाएगा। चूँकि सेना पर व्यय करने से अच्छा है कि उस व्यय को हम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, स्वच्छ पानी, आवास आदि पर खर्च करें, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम लोगों का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम लोग को इसमें पढ़ना है शब्द संकलन। क्या पढ़ना है? शब्द संकलन। शब्द संकलन में है कि संचारणीय बीमारियाँ क्या होती हैं? तो संचारणीय बीमारियाँ होती हैं कि वैसी बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, भोजन, हवा आदि के माध्यम से फैलती है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियाँ या ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। चलिए, एक पॉइंट है ओपीडी। ओपीडी क्या होता है? तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? या बाह्य रोगी विभाग। चलिए, इसमें क्या होता है कि अस्पताल में एक विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो ओपीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेरिक नाम, ठीक है?
जेनेरिक नाम क्या होता है? तो ये दवाइयों के रासायनिक नाम, ठीक है? दवाओं के क्या होते हैं? रासायनिक नाम होते हैं, ठीक है? वे दवाओं में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं। तो जेनेरिक दवा क्या होती है कि इसकी मान्यता विश्व स्तर पर होती है और यह दवाओं में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान कराने में मदद करते हैं। और इंडिया जो है वह जेनेरिक दवाओं के प्रोडक्शन में अग्रणी देशों में से एक माना जाता है। विश्व के 20% जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन अकेले इंडिया करता है, ठीक है? और जेनेरिक दवा हो जाने से क्या फ़ायदा होता है कि यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है? चलिए एक उदाहरण दिया गया कि एस्पिरिन, जो हम एस्पिरिन का नाम सुनते हैं तो उसका जेनेरिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों